नमस्कार, मैं गिरजेश राव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिको में। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं जिसमें हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य, याद रखिएगा, संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक कवि रोज, हमारी सीरीज का नाम है एक कवि रोज, जिसमें एक कवि या एक विद्वान को रोज लिया जाएगा, उसकी रचना, उसका कालक्रम, ठीक है, उसका कालक्रम, उसकी रचना और उसके जो भी कथन हैं वो सभी इसमें शामिल किए जाएंगे, ताकि आप सभी लोगों को, इसका उद्देश्य है आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी कराना। आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब इसमें शामिल की जाएंगी। हिंदी की रोज एक वीडियो मिलेगा 15 से 20 मिनट का। आप सभी लोग तैयार रहिएगा और इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभ उठा पाएँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का आज पहला दिन। देखिएगा, इतिहास का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। इतिहास का मतलब होता है ऐसा हो चुका है। क्या होता है? ऐसा हो चुका है, ठीक है, ऐसा हो चुका है, ठीक है। इतिहास का मतलब ऐसा हो चुका है। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? सबसे पहले जो जानने का विषय है वो है एक रचना है 84 वैश्रवण की वार्ता, गोकुलनाथ ने लिखा था 1625 ईस्वी में। माने कि जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, वास्तविक इतिहास पढ़ते हैं, उनसे पहले भी ये कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ कृतियां हैं जहां से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। इसमें जो है हिंदी साहित्य का थोड़ी बहुत इतिहास मिलता है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो कौन सी रचना है? 84 वैश्रवण की वार्ता। अगर आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले थोड़ा बहुत अंश कहाँ दिखाई देता है या शुरुआत कहाँ से दिखाई देती है, तो आप कह सकते हैं 84 वैश्रवण की वार्ता। गोरखनाथ इसके लेखक हैं 1625 ईस्वी में। और उन्हीं की एक रचना और है 252 वैश्रवण की वार्ता। ये भी गोकुलनाथ जी की है 1625 में। तो गोकुलनाथ जी की दो रचनाएं, 84 वैश्रवण की वार्ता और 252 वैश्रवण की वार्ता, ये दोनों जो हैं आप कह सकते हैं कि सबसे प्रारंभिक पुस्तकें हैं जहां थोड़ी बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास पता चलता है। एक रचना और है भक्तमाल, 1586 में आई थी, नाभादास की रचना है। ये भी याद रखिएगा, नाभादास ने लिखा था। कब लिखा था? 1586 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। ये भी एक रचना है जहाँ पे हिंदी साहित्य का थोड़ी बहुत इतिहास दिखता है। तो ये तीन रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके सामने फंस जाएंगे। फिर से दोहरा लेंगे, 84 वैश्रवण की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैश्रवण की वार्ता गोकुलनाथ, भक्तमाल नाभादास। ये वो रचनाएं हैं जहां से हिंदी साहित्य का थोड़ा बहुत आंशिक आरंभ माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कब और कहां से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं इसमें। यह है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम प्रयास, क्योंकि यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब सभी पहले ही हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसा द तारसी ने किया था। फ्रेंच विद्वान है, 1839 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था, तो गारसा द तारसी ने। फ्रेंच विद्वान है, इनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला, लिख सकते हैं इसको, इस्तवार द ला एंदुए हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्तवार माने होता है क्या, इसको बारे में आगामी पूरी चर्चा हम अभी पढ़ेंगे एक कवि में, तो अभी इतना समझ लीजिए ये इनकी रचना का नाम है। कब आया था? 1839 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसी भी भारतीय द्वारा, याद रखिएगा, किसी भारतीय द्वारा प्रथम, और उस तरह देखा जाए तो द्वितीय प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था 1883 ईस्वी में, ठीक है। तो किसी भारतीय द्वारा प्रथम प्रयास कब हुआ? 1883 में। किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। इनकी रचना का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा था जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 में। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी का पहला विद्वान कौन सा था? ठाकुर शिव सिंह सेंगर थे। ठीक है। और पहली बार इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया? गारसा दत्तासी ने। तो पहली बार गारसा दत्तासी, हिंदी में ठाकुर शिव सेंगर, और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। लेकिन इन्होंने किस लिखा था? इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। और ये कहाँ प्रकाशित हुई थी ये भी जानिएगा, पूछता है कहाँ प्रकाशित हुई, आप बताएंगे बंगाल की पत्रिका में, एशियाटिक सोसाइटी। कौन सी पत्रिका है? एशियाटिक। कौन सी पत्रिका है? एशियाटिक। एशियाटिक। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका थी, सोसाइटी जो बंगाल में प्रकाशित हुआ है, एक विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ था ये रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? तो मिश्र बंधु ने लिखा। ठीक है। परंपरागत रूप से किसने लिखा? मिश्र बंधु ने लिखा। कब लिखा? 1983 में। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे, अगर पूछ दिया कि मिश्र बंधु में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो क्या बताएंगे? गणेश जी हैं, और कौन हैं? सुखदेव हैं। कौन है? सुखदेव हैं, और श्याम बिहारी हैं। ठीक है। तो गणेश, सुख, श्याम, गणेश बिहारी, सुख बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र हैं। ठीक है। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, यही याद रखिएगा, अक्सर दे देता है विकल्प में कृष्ण बिहारी मिश्र, ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी रचना का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। क्या लिखा था इन्होंने? मिश्र बंधु, ठीक है, विनोद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास किसने लिखा? तो याद रखिएगा, सच्चे अर्थों में किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पे परंपरागत इसलिए है क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया था। ठीक है। और सच्चे अर्थों में इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरी तरह से इतिहास करने के लायक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, 1929 में लिखा था। ठीक है। इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के जो संपूर्ण प्रश्न है आप देखते जाइए। आगे करा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1952 में। इनके पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? हिंदी साहित्य की भूमिका। नोट कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका। नोट कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा 1973 में। इनकी रचना का जो नाम था, इनकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी भी पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास, 1973 में। ठीक है। आगे देखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में लिखा। इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य, क्या लिखा? इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। राम कुमार वर्मा कौन थे? आलोचक थे। आलोचनात्मक इतिहास। नोट कर लीजिएगा, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, राम शंकर शुक्ल 1931 ईस्वी में। राम शंकर शुक्ल, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न, गणपति चंद्र गुप्त, इनका भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। गणपति चंद्र गुप्त का, इनका है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या है? वैज्ञानिक इतिहास। लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए अभी तक ये लोग लिखे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। अब देखिए, जो हमको जानना है, जो हमने कहा था, अब से हम लोग शुरू करेंगे एक दिन और एक कवि को पूरा समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो न समझ में आए उसको पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। आगे देखिए, शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखने का
सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गारसा द तासी। किसने किया? गारसा द तासी किया। गारसा द तासी कौन था? फ्रेंच विद्वान था। इसकी रचना का नाम क्या था? इसकी रचना का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुरे एंदुए एंदुस्तानी। ठीक है, इसमें मतलब क्या है? इस्तवार का मतलब होता है इतिहास, लिटरेतुरे का मतलब होता है लिटरेचर, एंदुए का मतलब हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली कौन सी? हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब था मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। तो ये इनकी रचना का पूरा पूरा नाम था। आगे अगला प्रश्न, रचना काल। इस रचना काल देखिएगा, इस पुस्तक में कुल कितने भाग थे? 5 भाग थे। ठीक है, 2 संस्करण में प्रकाशित हुए। इनका रचना काल देख लीजिएगा। प्रथम संस्करण आया 1839 में और दूसरा कब आया? 1847। संस्करण पहला और दूसरा हिस्सा आया था 1870 में और तीसरा आया था 1871 में। ठीक है, प्रकाशक कौन था ये भी पूछता है। प्रकाशक था ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड में। तो आयरलैंड में इसका प्रकाशन हुआ था। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आगे देखिए, विशेषता क्या थी ये भी देख लीजिएगा। इसकी विशेषता यही थी कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में था? ये फ्रेंच भाषा में था। आगे, और उस समय सन 1848 में दिल्ली के एक मौलवी थे करीमुद्दीन और YF फैजल, इनके सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। उर्दू में इसका नाम क्या था? तबकात उ श्यूरा और तबकरा ई श्यूअरा ई हिंदी नाम से इसका अनुवाद उर्दू में किया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हिंदी में इसका जो है किसने किया था? 1853 में किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन ने। और इन्होंने हिंदी में जब किया तो इसका नाम लिखा गया हिंदुए साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास हिंदी में जो है इसका जो है प्रकाशन हुआ। आगे देखिएगा, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि किसी विदेशी द्वारा पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया था। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी कमियां क्या थी ये भी देख लीजिएगा। हर पुस्तक में फायदे हैं और कुछ न कुछ कमियां हैं। तो कमी देखिएगा, इस पुस्तक का काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं था। मतलब इसमें जो है कालक्रम नहीं दिया गया था। एक तरफ से कवियों और लेखकों का कालक्रम न देके यहाँ पर आकारादि क्रम था। आकारादि मतलब होता है अ, आ, ई, इस तरह से इसमें कवियों के नाम दिए गए थे। कह रहा है कि इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचना नहीं की गई थी। मतलब उसमें जो प्रत्येक काल में जो युग थे, जो उसकी विशेषताएं थीं, उनका कोई वर्णन नहीं किया गया। किया भी नहीं जाएगा क्योंकि कोई युग का बात नहीं की गई थी। वहाँ पे क्रम से बस अ, आ के आधार पे, नाम के आधार पे उनका क्रम बता दिया गया था। ठीक है, कमी होने के बावजूद भी ये हिंदी साहित्य के इतिहास रूप में इसके मान्यता नहीं दी जा सकती। यही इसका कारण है। आचार्य राम ये भी पूछता है, प्रश्न पूछ देता है कि रामचंद्र शुक्ल ने गारसा द तासी की पुस्तक, ठीक है, कौन था? लिटरेतुरे एंदुए एंदुस्तानी को क्या कहा है? तो उन्होंने क्या है? वित्र संग्रह कहा है। इस ग्रंथ में कुल वर्णित कवियों के नाम कितने थे और क्या उसकी व्यवस्था थी? तो इसको देख लीजिए। मूल ग्रंथ जो गारसा द तासी ने लिखा उसमें कुल कवियों की संख्या कितनी थी? 738 थी, जिसमें हिंदी के कितने कवि थे? 72 थे। बाकी कवि कौन थे? उर्दू से लिए गए थे और अन्य भाषाओं के थे। करा है कि जब इसी का उर्दू अनुवाद किया किसने? करीमुद्दीन ने। आपको याद होगा, अभी बताया हमने, दिल्ली के थे। तो उन्होंने 1004 कवियों को इसमें शामिल किया और सिर्फ 60 कवि कहाँ के थे? हिंदी के थे। इसी का गारसा द तासी की पुस्तक का अनुवाद जब हिंदी में किया गया, लक्ष्मी सागर वारसेन ने किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। तो इन्होंने क्या किया? 358 कवियों के नाम शामिल किए कुल, और उसमें से 220 कहाँ से थे? 220 कवि जो है हिंदी के थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी कहा, ये अकारांत पे था, अर्थात अ, आ के आधार पे नाम रखा गया था कवियों के। तो इस ग्रंथ में शामिल सबसे प्रश्न पूछ दिया कि गारसा द तासी की पुस्तक
इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी में सबसे पहला कवि कौन है? तो अंगद है। सबसे पहला कवि कौन है? अंगद है। और सबसे आखिरी कवि कौन है? हेमंत पंत हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने गाथा दत्तारसी और हिंदी साहित्य के जो सभी महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनको जानने का प्रयास किया। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हम लोग कल जो हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो हैं उनके बारे में जानेंगे और इसी प्रकार से एक एक कवियों को लेके हम चलते चले जाएंगे। जो भी उनके कथन होंगे, जो उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, वो हम लोग जानेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।